नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा जो है वो अचानक चढ़ गया है। संख्या का खेल ऐसा है कि विपक्ष के पास विधायक तो हैं, लेकिन पांचवीं सीट की लड़ाई में विपक्षी जो पार्टी है वो कमजोर दिख रही है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रणनीति को लेकर हो रही है और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच जिस तरह से समझौता हमने देखा कि नहीं हुआ था, तो राज्यसभा का जो गणित है वो इस बार शायद थोड़ा अलग हो सकता है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव के बीच हाल ही में क्या कल ही एक मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में वो मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार थी, जो कि नहीं थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव से पहले कोई नया सियासी समीकरण बन रहा है। विपक्ष की राजनीतिक गलतियां आज उस पर भारी पड़ रही है। क्या तेजस्वी यादव की राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत क्या विपक्ष फिर से चुकाने वाला है, या एआईएमआईएम से उसकी जो बातचीत है वो बन गई है? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सैयद अकरम जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बिहार में जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के भीतर हलचल तेज है, नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, शायद सैयद जी का नेटवर्क इशू है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से हलचल जो है वो तेज है, क्या लग रहा है आपको? ये मुलाकात जो है वो आपके फेवर में जा रहा है, या विपक्ष यहाँ पे एडी सिंह को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि एआईएमआईएम और आरजेडी में बात बनने के बाद 41 का आंकड़ा जो है वो हो पाएगा फुलफिल? मैत्री जी, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि बंद कमरे में मीटिंग हुई। तो बंद कमरे में कोई मीटिंग नहीं होती, वो साजिश की जाती है बंद कमरे में। और बिहार की जनता और बिहार के विधायक इनके साजिशों का शिकार नहीं होने जा रहे हैं। यह बंद कमरे की बैठक तेजस्वी यादव की हताशा और निराशा को दर्शाता है कि आरजेडी राज्यसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इस ओवैसी दिन को पार्टी को कभी आरजेडी ने भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। आज उनके पैरों में जाकर तेजस्वी यादव को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, मजबूत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरजेडी के साथ इस बार आप देखेंगे कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वह आरजेडी प्रत्याशी एडी सिंह को वोट नहीं करेंगे, वह अभी उनके विरोध में वोट करेंगे। यह तय मानिए। निश्चित रूप से एनडीए के पांचों प्रत्याशी जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, एडी सिंह का बैकग्राउंड क्या है साहब? ये 243 करोड़ के मालिक हैं, धनबली हैं। तो ये तो धनबली गरीबों की राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव के गरीबों की बात करते हैं। ये जब टिकट देने की बारी आती है तो धनबलियों को टिकट देते हैं, वो पैसे लेकर टिकट देते हैं। तो इससे बिहार की जनता अब इस तरह की राजनीति से उब चुकी है। ऐसी राजनीति उनको अब नहीं चाहिए। और एआईएमआईएम की जो राष्ट्र विरोधी नीति है, उनकी जो भाजपा विरोधी नीति है और देश विरोधी नीति है, सभी इससे वाकिफ है। आप बंद कमरे में क्या बात उनसे कर रहे थे, यह बात आपको आके जनता के बीच स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इस तरह से बंद कमरे की साजिशों से आप चुनाव तो नहीं जीतेंगे और उल्टा जनता के विश्वास भी आप खोते जा रहे हैं। तो 43 करोड़ रुपए के उम्मीदवार को आपने पैसे लेकर टिकट दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, 4 सीट तो हमारे कंफर्म है ही है कि हम जीत ही रहे हैं। 5वां सीट भी निश्चिंत रहिए। कांग्रेस के लोग हमें वोट दे रहे हैं और भी लोग मुझे वोट दे रहे हैं। अब जब वोट 16 को परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा। के पास आना चाहूंगी, क्योंकि एआईएमआईएम जिस तरह से आरजेडी के साथ उस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि गठबंधन चाहती थी। एआईएमआईएम ने 15 और बाद में 6 सीटों का प्रस्ताव दिया था, वो तेजस्वी यादव नहीं माने। उसके बाद अचानक से कल बातचीत हुई। क्या आपको लग रहा है बातचीत बनी? क्योंकि आदिल हसन हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि बातचीत बनी तो क्या रणनीतिक तौर पर कोई गलतियां तेजस्वी यादव की तरफ से आपको लगता नजर आ रहा है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इतना 41 का आंकड़ा जो है वो पार करना मुश्किल नजर आ रहा है महागठबंधन के लिए। क्योंकि अगर एआईएमआईएम समर्थन दे भी देती है तो बीएसपी की बात करें या कांग्रेस में भी टूट की खबर सामने आ रही है कि 2-3 विधायक हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग करें या कुछ इस तरह से भी बात आ रही है। प्रियदर्शी सर। अच्छा, आप मुझसे पूछ रही थी क्या? बिल्कुल। देखिए, अब है क्या कि एआईएमआईएम डबल गेम कर सकती है। उनके दोनों हाथ में तलवार है, कौन कटेगा पता नहीं।
अगर वो महागठबंधन को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर एडी सिंह की जीत होगी। लेकिन अगर एडी सिंह को ये लोग वोट नहीं करते हैं या फिर वोट करने नहीं जाते हैं राज्यसभा में, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को जीत सुनिश्चित हो जाएगा। तो एआईएमआईएम के पास दोनों हाथों में लड्डू एक तरीके से कहिए कि करने के लिए है। और इससे भी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक एआईएमआईएम ने पत्ते नहीं खोले हैं। भोज बात सब कुछ हो रहा है, लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे हैं किस ओर जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो हालात बने हुए हैं उसमें आरजेडी फंसी हुई है। आरजेडी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे क्या नहीं करे। और मुझे लगता है कि एआईएमआईएम बदला ले रही है, आरजेडी से बदला ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम को तवज्जो आरजेडी की ओर से नहीं दी गई थी, और अब एआईएमआईएम की जरूरत आरजेडी को पड़ी है। पूरा बदला ये पार्टी चुका लेना चाहती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो बेहद दिलचस्प है कि एआईएमआईएम के हाथ में जो जैकपॉट लगा है उसको इतनी आसानी से ये जाने नहीं देना चाह रहे हैं। एक बहुत मशहूर शायरी है कि अपना क्या सब तो लिया उधार, सारा लोहा दूसरे का, अपना केवल धार। तो ये अपनी इनकी सिर्फ राजनीतिक धार जो है ना 5 विधायकों के बदौलत और जो राज्यसभा में बनी है उसको ये पूरी तरीके से भुना लेना चाहते हैं। भविष्य की राजनीति यहीं से तय कर लेना चाहते हैं। बंद कमरे की जो बात हो रही है सिर्फ राज्यसभा तक इनकी बातें नहीं हो रही होंगी, इनकी बातें ये भी हो रही होंगी कि आने वाले दिनों में भविष्य में एआईएमआईएम के साथ आरजेडी के संबंध कैसे रहेंगे, 2029-30 में बिहार में उनके संबंध कैसे रहेंगे, विधान परिषद के जो मामला होगा उसमें एआईएमआईएम को हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदिल साहब बैठे हुए हैं, इनकी तो मांग जरूर होगी कि राज्यसभा ही दे दिया जाए। एक डिबेट में मैं इनके साथ बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा कि मेरी तो मांग है कि राज्यसभा ही दे दीजिए एक, है कि नहीं। तो ये लोग तो राज्यसभा भी मांग सकते हैं। तो इनके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, कुछ भी कर सकती है। और तय इनको करना है कि किधर जाए, नैरेटिव परसेप्शन इनको सेट करना है, क्योंकि यहाँ से तस्वीर बदलेगी, एआईएमआईएम की दिशा बदलेगी। अगर ये लोग वोट करने नहीं भी जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने एक तरीके से समर्थन ही किया है। और इसीलिए आरजेडी इस बात को भली भांति जानती है कि एआईएमआईएम एन केन प्राकरण मेरे ही पाले में रहेगी, जाएगी कहाँ, और जाएगी तो इनकी राजनीति जमींदोज हो जाएगी। पूरे देश भर में इनका परसेप्शन खराब होगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और दूसरी ओर एडी सिंह जैसा धनवान, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी कह रहे थे कि धनबल, देखिए है धनबल एडी सिंह के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास भी तो पावर है ना। ये लड़ाई है एक तरफ संख्या बल और पैसे का, और दूसरी ओर पावर का। भारतीय जनता पार्टी अभी पावर में है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस जो, जैसा कि मैत्रेय जी बार बार, मैंने आपके कई शो को देखा है, आपने बार बार इस चीज का उल्लेख किया है कि कई लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो किसके पक्ष में करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही करेंगे ना। और भारतीय जनता पार्टी की ओर, या कहिए कि एनडीए की ओर, कांग्रेस के कई नेता आकर्षित हैं और वो एक मौके के तौर पर देख रहे हैं कि अगर हम क्रॉस वोटिंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं, तो आने वाले दिनों में हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक रास्ता मिलेगा, एक रास्ता खुलेगा। इसीलिए कांग्रेस क्रॉस वोटिंग कर सकती है। यहां पर मामला फंसेगा। एआईएमआईएम जहां जाएगी बंच में जाएगी, इनके ओर से क्रॉस वोटिंग नहीं होगा। इनके अगर 5 विधायक नहीं वोट करेंगे तो नहीं करेंगे, और करेंगे तो किसी एक के पक्ष में ही करेंगे। सवाल सबसे बड़ा कांग्रेस का है। लेकिन एआईएमआईएम, मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी राजनीतिक धार तय होगी यहीं से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये लोग बड़े सॉफ्ट रहते हैं। और मुझे जो खबर है उसके हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा इनकी पार्टी के संपर्क में है, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग वोट करने नहीं जाएंगे। क्लियर करते हैं हम लोग आदिल जी से ही। पहले तो यही बात कर लेते कि तेजस्वी यादव और अख्तर उल इमान, और आप भी थे वहां पे, तो उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? 1 घंटे तक करीब मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? उपेंद्र कुशवाहा वाले सवाल पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले यही बात करते हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? उससे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी, उन्होंने कहा ओवैसी साहब देश विरोधी हैं, तो उनसे पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी इन्हीं को क्यों नहीं भेज दिए थे, ओवैसी साहब को क्यों भेजे थे? ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी इन्हीं को भेज देते। इतना ही काबिल है तो ये स्टूडियो में क्या कर रहे हैं? एंकर की जगह पर वही चले जाते, पैनल में नहीं रहते।
तो ऐसी बात मत बोला कीजिए चोर को नीरज जी, पहरेदार बनाकर भी घर की समझे? रक्षा की जाती है, जबकि चोर समझे? चोरी करने उतना की ज्यादा हिम्मत नहीं दलाली करता। मत कीजिए, उतना दलाली मत कीजिए, समझे? आदिल जी, हम लोग कह टॉपिक रहे पे तो स्टिक दलाली रहते ज्यादा हैं। मत पर आइए कीजिए, ना, विषय पर आइए ना। समझे? उतना दलाली मत कीजिए, जितना आप बोल रहे हैं ना अपनी औकात में रह के बोलिए, आपकी औकात आदिल ज्यादा जी, बनता है। आदिल जी, हम सवाल पे ही स्टिक कैसे रहते बोल हैं। दिए? नहीं मैडम, कैसे बोल दिया इन्होंने कि देश विरोधी है? इस आदमी की औकात कैसे हुई कि देश विरोधी है? कैसे इन्होंने अरे इस्तेमाल शांत किया रहिए, देश देश विरोधी? विरोधी नीति आपकी है, आपकी हाँ, नीति देश देश विरोध विरोधी की है, है, पूरा देश जानता मोदी है। की तरह दलाल है, आप राष्ट्र विरोधी अदानी के बात करने दलाल वाले है, दल के लोग हैं, देश अदानी विरोधी के बात दलाल है, करने वाले लोग आप लोग हैं। हाँ, अदानी के दलाल है, मुंह अदानी के दलाल लगाम हैं। लगा के बोलिए, बिहार का समझे? विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा नीरज जी आपको, चुप रहिए, बिहार का लगाम विकास लगा के बर्दाश्त नहीं बोलिए, हो रहा दोबारा है। नहीं बोलिएगा, मिजाज ठीक कर देंगे दोबारा मैं बोलिएगा कह तो। रहा हूँ, औकात देश में रहो, विरोधी औकात नीति आपकी में, पार्टी की है, औकात में राष्ट्र रहो, विरोधी देश नीति आपकी विरोधी पार्टी दोबारा की है। बोलोगे तो ओवैसी राष्ट्र औकात में विरोधी रहो, है, दोबारा देश मत बोलना विरोधी है। कभी। उन्होंने नीरज कई जी, एक आदिल मौकों जी, पर तुम्हारा सदन के जुबान छीन अंदर देंगे, औकात देश में का रहो। अपमान किया है उन्होंने, कई एक मौकों पर देश का अपमान औकात किया नहीं, उन्होंने। औकात नहीं है तुम्हारे हल्ला बोलने करने की, से क्या हो जाता है साहब? तुम्हारा औकात औकात की नहीं बात है मत करिए। बोलने की, आप लोग तुम्हारी देश विरोधी औकात दल के नहीं लोग है, हैं, और तुम्हारी पूरे औकात देश में नहीं है, देखा है कई बार बड़ा बात सदन होगा के देश अंदर विरोधी, धुरंकार किस तुम्हारी तरह से औकात अपने नहीं है भारत नीरज, माता का समझे? अपमान किया। देश विरोधी पूरे बोल देश रहा और दुनिया ने है, देखा है। औकात नहीं है तुम्हारी, आप बर्बत्ता संसदीय बनाएंगे। परंपरा का आपने बिल- अपमान किया है। चुप रहो एकदम, नीरज जी, अपना उम्र आदिल का जी, ख्याल दोनों से मैं ये उम्र रिक्वेस्ट का ख्याल करूंगी, रखो। क्योंकि देश औकात विरोधी, इसका बढ़ देश गया नहीं इसका विरोधी, नीरज का। ये हम यहाँ पे देश जिक्र विरोधी नहीं का करने बात आए मत हैं। बोलना, देश विरोधी। और देश विरोधी अरे कोई विषय पर बात करने कुछ आता है कि नहीं? औकात खाली है, गाली गलौज करने आते होती डिबेट में कि पहले विषय पर माफी कोई बात मांगो, कर सकते हैं आप लोग? पहले माफी नीरज, मांगो, राष्ट्र पहले विरोधी माफी लोग मांगो, विषय पर बात नहीं कर सकते, इसलिए गाली गलौज करते हैं। माफी मांगो, माफी मांगो, दलाल, अदानी का दलाल। अरे माफी बोलता है आपको देश मांगनी विरोधी चाहिए है। देश से। तुम्हारा बाप था देश कितनी बार आपको स्वतंत्रता सेनानी में, देश तुम्हारा की बाप शर्मिंदगी था, झेलनी पड़ी है? तुम्हारा कितनी तुम्हारा बार? बाप था स्वतंत्रता सेनानी में। दरअसल आदिल जी, नीरज जी, हम लोग टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। बोलने के लिए कुछ और नहीं। ये तो इस तरह से ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप लोग ये जिक्र करें कि कौन देश विरोधी है, कौन नहीं है। हम लोग इस पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव और अख्तर उल इमान की जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? आदिल जी, आप इसका जवाब दीजिए। इतना बड़ा बात इस आदमी ने बोल दिया, बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया सलाम ओवैसी अरे साहब सवाल को का कर जवाब रही है, दीजिए ना और ये साहब। बीजेपी का दलाल जो सवाल का बैठ के जवाब यहाँ पर दीजिए ना। बकबक कर रहा है, बंद इसमें कमरे में औकात क्या नहीं है, साजिश इसको मोदी की, ये जी ने बताइए क्यों ना। नहीं भेजा? तेजस्वी ये के सब साथ मोदी जी बंद को नहीं कमरे में भेजा। क्या साजिश किया? तुम्हारे से पूछना कौन पड़ेगा कौन क्या? बिके जरा ये बताइए ना। हाँ, अदानी के कौन दलाल कौन से बिके ये पूछना पड़ेगा बताइए। क्या? अदानी के दलाल से पूछना पड़ेगा, अदानी के अरे दलाल क्या से जो अदानी साजिश के की ये दलाली करता बताइए है ना। उससे पूछना पड़ेगा। क्या साजिश की ये बताइए। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा बंद दलाली कमरे नहीं में देखते साजिश हैं? से क्या क्या हुई? कितने रुपए बीजेपी पैसे का का डील दलाल हुआ ये अदानी का बताइए। दलाल बोल रहा है। तेजस्वी के साथ अरे नीरज यार, जी, बोलने के लिए कुछ बताएंगे। नहीं है। नीरज जी, आदिल कुछ जी, नहीं है। भाषा की मर्यादा रखिए और हम जो टॉपिक पे स्टिक रखते हैं, टॉपिक पे स्टिक रखते हैं। मैम, मैं हमेशा भाषा की मर्यादा रखता हूँ। इस आदमी जी, ने बहुत गलत आदिल जी, सवाल हमारा ये है, मुलाकात में बातचीत क्या हुई? राज्यसभा सीट की 5वीं सीट पर इतना जो चर्चा चल रहा है, सियासत जो है वो गर्म है बिहार की, और आप लोग अलग अलग उसका डायरेक्शन दे रहे हैं अभी टॉपिक पे। तो इसलिए एआईएमआईएम से जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की नजदीकी बढ़ी है, मुलाकात में बातचीत क्या हुई, आप हमें ये बताइए पहले। मैम ठीक है, मैम ये बता रहे हैं सबसे पहले कि दीजिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली किया था, बंगारू लक्ष्मण उसका नाम था। पूरी दुनिया ने कैमरा पे देखा था, तो दलाल कौन? फोबिया हो गया इनको, बीजेपी से फोबिया हो गया, उससे ही हट ही नहीं पा बता रहे। दीजिए, इनको बोल दीजिए बीजेपी का दलाल कौन है। पूरी दुनिया ने देखा, रक्षा दलाली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया था। ठीक है मैम, आते हैं। तेजस्वी जी से मेरी मुलाकात हम लोग की हुई थी। 52 मिनट 17 सेकंड मुलाकात चली। तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी कि हमें साथ दीजिए, एमआईएम का साथ वो चाहते थे। हमने बोला कि हम जो भी फैसला लेंगे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम के 5 एमएलए हम लोग बैठेंगे, हम लोग फैसला लेंगे। आप टेकन फॉर ग्रांटेड एमआईएम को नहीं ले सकते हैं। एमआईएम आपकी ना घटक दल थी, ना हम आपके साथ चुनाव लड़े। आपने हमारे हराने में पूरी आपने ताकत लगाई थी, इसलिए आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले। जिस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सेकंड उम्मीदवार को जिताने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अप्रोच किया, वहां के मुख्यमंत्री ने, उसके बाद हमारे एमएलए उनके नॉमिनेशन में गए, और पूरी दुनिया ने देखा कि एक उसके सेकंड जो राज्यसभा जीत हो रही है तेलंगाना में कांग्रेस की, वो एमआईएम की बदौलत हो रही है। हमने तेजस्वी जी को यही बात बोला कि आपने कैंडिडेट चुनने में हमसे मशवरा नहीं लिया, आपने नॉमिनेशन में हमसे मशवरा नहीं लिया, तो आप हमसे ये उम्मीद उपेक्षा क्यों करते हैं लास्ट मोमेंट पर? उन्होंने कहा कि हाँ, ये कमी रह गई थी कोऑर्डिनेशन में।
हम चाहते हैं कि एमआईएम साथ दे। हमारा ये डिमांड था कि कोई बिहारी कैंडिडेट और बाहर का मुंशी मैनेजर नहीं हो, जैसे तेजस्वी यादव कभी संजय यादव को भेज देते हैं, कभी प्रेमचंद गुप्ता जी को भेज देते हैं। हमारा ये क्लियर स्टैंड था कि बिहारी होना चाहिए। जब राज्यसभा बिहार के लोग जाएं, ताकि बिहार का ना संजय यादव का कोई कंट्रीब्यूशन है बिहार में, ना प्रेमचंद गुप्ता जी का कोई कंट्रीब्यूशन है। ये हमारा स्टैंड। हमने राजद को कहा कि चलिए अच्छी बात है, आपने किसी बिहार के बेटा को, बिहार के लोग को बनाया। और कैंडिडेट अमीर है कि गरीब है, इसका लोकतंत्र में बीजेपी का जो मिनिस्टर है, एमपी रहा है लोढ़ा, बहुत बड़ा बिल्डर है, अरबों की संपत्ति है, बीजेपी उसको क्यों देती है? बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग को क्यों, बीजेपी में दम नहीं है क्या? हॉर्स ट्रेडिंग को क्यों प्रमोट कर रही है? लोकतंत्र में हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट किया जाता है क्या? आप कांग्रेस के भरोसे चुनाव लड़िएगा क्या? आप सीपीआई, सीपीएम और एमआईएम के बदौलत बीजेपी जिताएगी क्या? बीजेपी में अपना जब दम नहीं है तो बीजेपी में मैंडेट तो बीजेपी को नहीं मिला था 41 एमएलए का, 41 एमएलए चाहिए। यानी पूरी दुनिया के सामने बीजेपी कह रही है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, हम चोर दरवाजे से आदमी को राज्यसभा भेजते हैं, हम कांग्रेस के भरोसे अपना राज्यसभा जिताना चाहते हैं। तो बीजेपी जाए, राहुल गांधी जी से, सोनिया जी से, मनमोहन से, मल्लिकार्जुन जी से बात करे कि हम आपकी मदद से जीतना चाहते हैं। अरे आपके पास दम नहीं है तो आप क्यों दूसरे के बैसाखी पर जिताना चाहते हैं? एमआईएम कल भी बीजेपी के खिलाफ है, आज भी और क़यामत के सुबह तक रहेगी। जब भी मौका मिलेगा बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, नवाज शरीफ के बिन बुलाए मोदी गए थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली किया था, और अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को कंधार बीजेपी ने छोड़ा था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत की वकालत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की थी, इसका नजीर पूरी दुनिया ने देखा है कि हमने अकरम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से हमने देखा था कि पहले एआईएमआईएम आपसे 15 सीट मांग रही थी, बाद में 6 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, फिर समझौता नहीं होने के बाद कई सीटों पर वोट कटने की भी चर्चा हुई, और अब राज्यसभा चुनाव में वही समीकरण फिर से चर्चा में है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या बातचीत हुई आपकी, आपके नेता क्या तैयार हैं? बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आप सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूं। क्या मेरी आवाज जा रही है? जी जी। नहीं, अभी हमने सुना हमारे आदिल हसन आजाद साहब बहुत प्रखर वक्ता हैं, ये अपनी बात कह रहे थे, और ये निश्चित तौर पे ये हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क़यामत की सुबह तक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम सब लोग मिलकर एक होकर एनडीए के इस जो दमनकारी जो उसकी राजनीति है, जिस तरह से पूरे देश में खलफसार मचाने का काम कर रहा है, उसको हम लोग कमजोर कर रहे हैं। और हमारे पास वो पर्याप्त नंबर है, मैंडेट है, और हमारी कोalition बन रही है, बात हो रही है, और सब पॉजिटिव है। और हमारी लड़ाई जो आपने कहा वो ठीक है, वो बिहार में कहते हैं कि गोतिया गोतिया की लड़ाई है, लेकिन जब बाहरी कोई आता है तो सब एक हो जाते हैं। तो हमारी स्थिति यही है, और हम आपस में हमारे जो भी बात होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, एक जगह रहते हैं, हम लड़ते हैं, साथ भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई कोई ऐसी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस तौर पे फायदा उठाने का प्रयास करे। ना उसमें एमआईएम कभी हिस्सेदारी अपा देंगी, और ना ही राष्ट्रीय जनता दल, ना ही कांग्रेस पार्टी, कोई भी इस देश की जो सेकुलर और तरक्की पसंद पार्टियां हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रैप में नहीं जाएंगी। रही बात जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की बात खुलेआम की जा रही है, आपने देखा हॉर्स ट्रेडिंग की बात केंद्रीय मंत्रियों ने की है पिछले इससे पहले के चुनाव में। बंगाल के समय में साफ तौर पर ये काम देखा गया था, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जो केंद्र में बैठे बड़े मंत्रीगण हैं उनके द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं बिहार को और बिहार के जो जितनी पार्टियां हैं उनको ये सोचना पड़ेगा। और हम सब लोग इंटैक्ट हैं और हम बहुत होपफुल हैं। हम हमारे उम्मीदवार को, विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार तय किए गए हैं वो सदन जाएंगे और हम जीतेंगे चुनाव। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राज्यसभा चुनाव में एनडीए क्या पूरी तरह से आश्वस्त है 5वीं सीट को लेकर, या आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच जो बातचीत हुई उसको एनडीए के लिए ये चिंता का विषय है? बिल्कुल एनडीए की चिंता का विषय यह नहीं है। एनडीए बिल्कुल आश्वस्त है और उसे मालूम है कि बहुमत उसके पास में है। देखिए, कांग्रेस पहले ही बता की है कि चुनाव तक ही गठबंधन था मेरा आरजेडी के साथ, अब कोई गठबंधन में हम नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से लेकर कई नेताओं ने ये वक्तव्य लगातार दिया, तो कांग्रेस की स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हैं। एआई जो अबशुद्दीन की ड्यूटी है,
ये अपने राष्ट्र विरोधी नीतियों के लिए जाती है। अब देखिए आगे ये क्या करते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में आरजेडी का कैंडिडेट यहाँ जीतने नहीं रहा है। आरजेडी के कई एक विधायक और कांग्रेस के सभी विधायक लगातार हम लोग के संपर्क में है आरजेडी पार्टी के अंदर। देखिए आपके सामने ये टीवी चैनल पे बैठ करके ये व्यक्ति इस तरह की बात और कांग्रेस से भी क्रॉस वेटिंग होने की कानून का संभावना धज्जी उड़ा रहे हैं, बदतमीजी भरी बात कह रहे हैं, हमारे संपर्क में है, हमारे दल पर, हमारे सिंबल पर जो हमारे विधायक हैं, आप उसको अपने संबंध में रख करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप धन बल बाहुबल डरा करके और धमका करके आप वोटे सवारी कोई नहीं करना चाहता। आपके विधायक नहीं, जानते हैं कि आप अपनी गुंडागर्दी रोके, बंद करें और भागना चाहते हैं, तो आपके विधायक डूबते जहाज से निकल करके, डूबते नाव से कूद करके सुरक्षित स्थान भाजपा में आना चाह रहे हैं। और स्पष्ट है कि वो हमारे संपर्क में है, कांग्रेस के विधायक के संपर्क में, कौन से नीरज जी, कौन से विधायक आरजेडी के डूबने वाली है? आप लोगों को अधिकतम विधायक संपर्क में है। भाजपा जदयू दोनों के संपर्क में अधिकतम विधायक हैं और कांग्रेस के सभी विधायक संपर्क में है, सभी विधायक संपर्क में है। डूबते नाव की सवारी। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रियदर्शी सर, डूबता हुआ नाव है और जिस तरह से नहीं करना चाहता, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातचीत चल रही है, नीरज जी हो गए, अकरम जी हो गए, आदिल जी हो गए, प्रवक्ताओं का तो कहना है कि बिल्कुल नीरज जी से कोई लाभ नहीं है, हारने जा रहे हैं राज्यसभा भी। प्रियदर्शी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा संख्या और रणनीति का खेल माना जाता रहा है और इस बार भी सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो लोग भी ये बात कर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान की मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव या एनडीए की बात ही कर लें तो राजनीतिक रणनीति में किसी भी गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है क्या यहाँ? ओवर कॉन्फिडेंस का मामला नहीं है। मामला मैंने पहले भी कहा कि ये पावर वर्सेस संख्या बल का है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी पावर है और उससे भी बड़ी बात है कि इनकी जो महागठबंधन के दल हैं वो एकमत नहीं है। आप बार बार गिना रही हैं, पहले भी मैत्रेय जी आपने गिनाया, कांग्रेस का नाम गिनाया है, वाम दलों का नाम गिनाया कि ये लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत संगठित नहीं है। आप कांग्रेस के ही देख लीजिए, विधायक संपर्क में है क्या तेजस्वी यादव के? मुझे नहीं लगता है कि है। हाँ, एडी सिंह के संपर्क में हो सकते हैं। एडी सिंह के संपर्क में क्यों हो सकते हैं? उसका राज है, उसका राज नहीं है, यह खुला खेल फर्रुखाबादी है। मामला कुछ इस तरीके से है कि राज्यसभा में हमेशा धन बल का खेल होते रहा है। कोई माने या ना माने, मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है। यहां से, बिहार से ही नहीं, पूरे देश भर से राज्यसभा में कई ऐसे धन पशुओं को, धनाढ्यों को जाते देखा गया है। एडी सिंह उनमें से एक है और एडी सिंह को इसीलिए आरजेडी ने उतारा है। आरजेडी किसी और को उतार सकती थी लेकिन कोई और वो खेल नहीं कर सकता था जो एडी सिंह कर सकते थे। एडी सिंह के अलावा कोई और प्रत्याशी होता, उम्मीदवार होता राज्यसभा के लिए महागठबंधन की ओर से, तो शायद आप मैत्रेय जी चर्चा भी नहीं करा रही होती। वो खेल पहले ही खत्म हो गया होता। एडी सिंह है, इसीलिए यह मामला धारदार बना हुआ है। क्योंकि राज्यसभा में क्या क्या खेल होता है चिलमन के पीछे सबको पता है और वही खेल अभी भी चल रहा है। कांग्रेस के विधायकों को कोई समेट सकता है तो तेजस्वी यादव नहीं समेट सकते हैं, वो एडी सिंह समेट सकते हैं। और एआईएमआईएम की भी जो बात है, एडी सिंह शायद मैं ठीक हूं, आदिल साहब बैठे हुए हैं, बता सकते हैं, एडी सिंह की मुलाकात शायद हुई है एआईएमआईएम के शीर्ष नेताओं से। एआईएमआईएम को पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं साधने की कोशिश बाकायदा एडी सिंह के द्वारा की जा रही है और ये तेजस्वी की जीत नहीं होगी। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन को वोट करती है, एडी सिंह को वोट करती है, तो एडी सिंह की व्यक्तिगत जीत होगी। व्यक्तिगत तौर पर एडी सिंह उस समीकरण को साधने में कामयाब रहेंगे जिसको साधने में तेजस्वी यादव शायद अभी तक नाकामयाब है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी नाकामयाब रहे थे, अभी भी नाकामयाब रहे थे। और लोहा कैसे पिघला है आदिल साहब को बताना चाहिए। जो इतना गर्म और तल्ख तेजस्वी यादव पर हुआ करते थे अभी कुछ दिनों पहले तक, ये नरमी क्यों आई है, ये गर्मी क्यों ठंडा हुआ है, ये बेहतर आपको आदिल साहब बताएंगे। आदिल साहब से आपको पूछना चाहिए इस मसले पर, क्योंकि बड़े तेवर तल्ख थे ना, क्या बयानबाजियां नहीं हुई। और कहीं न कहीं जो टकराव आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये गोतिया वाली लड़ाई है, वाकई ये गोतिया वाली लड़ाई है। दोनों की जमीन एक ही है, दोनों एक ही जमीन पर राजनीति कर रहे हैं और ये बंटवारे की लड़ाई है। ये हमें कितना मिलना चाहिए, हमें कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिला, कितनी बेईमानी हुई। एआईएमआईएम मान करके चल रही है कि आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं इनके बयान है बाकायदा कि बेईमानी किया है मुसलमानों के साथ, सीमांचल के मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है।
एआईएमआईएम को जो वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं मिला है सीमांचल में, या इनको जो 5 सीटें आई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं आई है, वो सीटें इनको आई है आरजेडी के खिलाफ। चूंकि एआईएमआईएम के प्रमुख ने कहा कि आपको तो झोला ढुआया जा रहा है, आपको दरी बिछवाया जा रहा है, आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप उस रेस में क्यों नहीं है। इस मसले पर मुसलमान लामबंद हुए, गोलबंद हुए ओवैसी साहब के पीछे, एआईएमआईएम के पीछे, तब इनको सीटें आई और बैक टू बैक वही सीटें ये जीतने में कामयाब रहे जो पिछली बार इन्होंने 2020 में जीता था, वही सीटें 2025 में जीती इन्होंने। तो ये और इन्होंने तो कांग्रेस को भी हराया है ना, 5 बार के विधायकों को इन लोगों ने हरा करके सीटें जीती हैं। तो महागठबंधन की जमीन पर ही एआईएमआईएम की राजनीति भी चल रही है, तो भविष्य तो इनको तय करना होगा। अगर एआईएमआईएम मिल ही जाती है महागठबंधन के साथ, तो फिर इनका भविष्य क्या होगा। एक राज्यसभा के लिए तो ये खेल कर देंगे, लेकिन जो 5 सीटें जीत रहे हैं फिर क्या होगा। फिर ये उन मुसलमानों को कैसे मुंह दिखाएंगे, उन अकलियतों को कैसे मुंह दिखाएंगे जिनको ये कहते थे कि ये तुम्हारी हकमारी कर रहे हैं और हम तुम्हें हक दिलाएंगे। अब कैसे हक दिलाएंगे। आदिल साहब से ये टका सा सवाल है। मैत्री जी जी, आदिल जी जवाब दीजिए, एडी सिंह से क्या आपकी मुलाकात हुई है? उसके अलावा जिस तरह से हमारे शो में भी आप जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जिस तरह से हमलावर थे और अचानक से मुलाकात, क्या रुख रहा है? देखिए, एडी सिंह साहब से तो मुलाकात नहीं हुई है, और पहली बात तेजस्वी जी ने बुलाया, हम लोग बुलाया था पहले, तो हमने बोला कि हमें मौका दीजिए, हम भाजपा के साथ तो क़यामत तक नहीं जा सकते, ये तो क्लियर मैम स्टैंड है। तेजस्वी जी ने बुलाया, लीडर ऑपोजिशन का जो चैम्बर था असेंबली में अख्तर उल ईमान साहब के, और अख्तर साहब ने कहा कि मुझे साथ दीजिए। तेजस्वी जी ने बोला दिल्ली जाने दीजिए, मैं बात करके बताऊंगा। उसका उन्होंने नहीं बताया, तो हम लोग ने बोला कि आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आईपी गुप्ता साहब जो हैं, आईपी गुप्ता साहब ने बात करवाया तेजस्वी जी से। उन्होंने बोला हाँ, मुझसे कम्युनिकेशन गैप हो गया था, मुलाकात होनी चाहिए। हम लोग मिले उसके बाद, क्योंकि हम लोग वो नहीं है कि किसी के दरवाजे पे कोई जाए और उसको नहीं जाए। तेजस्वी जी के दरवाजे के यहाँ गए थे हम लोग, और मुलाकात नहीं हुई थी। हम उनके यहाँ गए, हमने अपनी बात रखी कि एमआईएम को कल तक आप जिसको अछूता मानते थे, आज आपको मेरे पास आना पड़ रहा है। और हमने सीमांचल में जो सीट जीती है, चाहे अख्तर उल ईमान साहब हो, चाहे मुर्शिद साहब हो, चाहे गुलाम सरवर साहब हो, चाहे सरवर साहब, सब जगह, या तौसीफ साहब, सब जगह एनडीए सेकंड रहा है, एनडीए सेकंड रहा है, और आरजेडी कांग्रेस थर्ड रही है। कहीं जदयू रहा है, कहीं बीजेपी रहा है, कहीं क्या कहते हैं, दोनों जगह इन लोग रहे हैं। तो हमारा पहला दुश्मन बीजेपी है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। हम बीजेपी के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हाँ, सीमांचल के मुद्दे पर हमने कहा था कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आप दीजिए राज्यसभा, हमने ये बात कही थी। अभी भी आपके सामने बोल रहे हैं कि किसी मुस्लिम को दी, लेकिन क्योंकि नॉमिनेशन का वक्त खत्म हो गया, अब नॉमिनेशन हो नहीं सकता है, तो हमने ये बात रखा कि भविष्य में मुस्लिम कैंडिडेट को दीजिए। एमआईएम को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, आपको मशवरा करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमसे बात की, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कुशवाहा जी ने बैरिस्टर साहब से भी बात की, हमसे भी बात की, बोला कि मेरा साथ दीजिए। हम लोग बोले कि उनको भी यही बात बोला कि सर 5 साल पे याद आए, हम आपको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए थे, आप फिर बीजेपी में चले गए, फिर जदयू में चले गए, फिर अपनी पार्टी बनाए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम सीमांचल के मुद्दे पर आपके साथ हैं। हमारी प्रायोरिटी है जो सीमांचल के साथ इंसाफ करेगा, जो सीमांचल को उसका हक देगा, क्योंकि सीमांचल की आवाम ने हमें जिताया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, और लगातार सीमांचल एमआईएम के लोग, एमआईएम के एमएलए सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा क्लियर एजेंडा है, जो सीमांचल के साथ इंसाफ करेगा। सुरजापुरी शेरशाहवादी बिरादरी है, कुलैया बिरादरी है, उसका ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में मामला है। एएमयू किशनगंज है, सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज है, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड है, पूर्णिया हाई कोर्ट बेंच है, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर हो, या ट्रॉमा सेंटर खुले, या टेक्सटाइल्स पार्क खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुले। बलरामपुर बारसोई में, आबादपुर अभिघोर में ब्लॉक का मामला है, ठाकुरगंज बहादुरगंज में अनुमंडल का मामला है, बाहिन नजराबाड़ी तारापुर घाट का मामला है, वो बने, खुरादार घाट बने, विटियार घाट बने मैम, जो महानंदा नदी और नदी पर जो बना हुआ है, उस पर हम चाहते हैं कि सीमांचल को उसका हक मिले। मेडिकल कॉलेज खुले कटिहार में, या बारसोई में, या किशनगंज में, या तो अररिया में। आपकी जितनी शर्तें हैं वो मानने के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा या एडी सिंह कौन तैयार हैं? क्योंकि आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल के मुद्दे पर आपके साथ है। नहीं, एडी सिंह साहब के हाथ में तो कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमसे पूछा, हमने उन्हें बता दिया
कि ये हमारा ये मुद्दा है, ये सरकार से ये करवाइए, हमारे इकोनॉमिक पैकेज दिलवाइए, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कर बनवाइए, सीमांचल को एएमयू किशनगंज नहीं बना उसको 100 करोड़ रुपया कम से कम दिलवाइए। सुरजापुरी बिरादरी का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में पड़ा हुआ है, नीतीश जी भेजे थे, अभी तक नहीं हुआ है, वो करवाइए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चिराग जी मंत्री हैं, उनसे करवाइए। मांझी जी मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उनसे करवाइए। टेक्सटाइल पार्क करवाइए। हम चाहते हैं कि तो वहां के अभी लोगों तक की आपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि नहीं, आप नहीं, इंडिया के नहीं। साथ जा रहे हैं या महागठबंधन के मैम, अभी साथ, तक और नहीं। 24 घंटे मुलाकात के भी हो गए हैं। आपकी 3 बजे से मुलाकात थी कल, हाँ, और कल 3 बजे मुलाकात हाँ, हुई तो थी। 24 घंटे हो गए उस मुलाकात को। आपने कहा हमने कि वहाँ उनको बैरिस्टर तेजस्वी जी को सामने ओवैसी बोल साहब दिया। से आपकी बातचीत होगी, उस मुद्दे पर बातचीत होगी। तो क्या बातचीत हुई अभी? क्या 24 घंटे के अंदर तो बातचीत? नहीं, बात हो गई है। ओवैसी साहब ने कहा कि ठीक है, वेट एंड वॉच, हम फैसला लेंगे। ओवैसी साहब को हम, तेजस्वी जी ने जो अपनी बात कही वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने बता दी, और उपेंद्र जी ने भी जो कहा उनसे भी वो बात की, उनको भी हमने बता दिया। फैसला क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे कि सीमांचल के हक में, एमआईएम के हक में और सीमांचल के हक में जो बेहतर फैसला होगा लेंगे, क्योंकि सीमांचल के अवाम ने हमें बीजेपी के खिलाफ और आरजेडी के भी खिलाफ जिताया है। हमें अपनी एक ताकत दी है, ऊर्जा दी है। जो सीमांचल के साथ हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ हैं, लेकिन बीजेपी के सीमांचल के साथ अलावा भी क्या आपने कोई जिक्र किया? आप क्योंकि कल भी हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि 2028 राज्यसभा के लिए आप सीट की हमने बात बोला- करने वाले, एमएलसी को लेकर बात करने वाले हैं। मैम, राज्यसभा का हमने बोला कि राज्यसभा एमआईएम को दीजिए। और एक बात क्लियर है, हम बीजेपी के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी को किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे। आपके चैनल पे बोल रहे हैं, किसी कीमत पे मेरे जात से बीजेपी को फायदा होगी, कभी लेकिन होने नहीं उपेंद्र कुशवाहा ये तो उसी clear है। गठबंधन से आते हैं ना आदिल जी? जी, उपेंद्र कुशवाहा तो उसी गठबंधन में है ना? वो आप बात सही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का एक अलग छवि है, वो बीजेपी नहीं है। नीतीश कुमार जी का अब अलग छवि है। नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बीजेपी का बनाएंगे। विरोध करिए, ये आपकी नीति है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते कभी कभी आप लोग देश विरोधी हो जाते हैं, राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। गलत आप वो बोले, मत कभी होइए देश साहब। विरोधी नहीं है। आप कभी बीजेपी का देश विरोध करना आपका अधिकार है, आप कर अगर सकते हैं, करिए। कभी नहीं, हम देश विरोधी नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नीरज जी, अभी कोई देश विरोधी बातें यहाँ पे अभी नहीं नहीं, हुई आज हैं। तक अभी नहीं हम लोग हुई। बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं। भारत के लिए जान देने वाले हैं, इस मिट्टी के लिए जान दिए हैं और जान देंगे। ये हमारा क्रेडेंशियल है, ये मेरी मिट्टी है, इसके लिए जान देंगे। आने वाली नस्लों को भी बोलेंगे कि भारत के लिए तुम जान दो ही। आप ये इल्जाम कतई नहीं लगा सकते हैं देश विरोधी, क्योंकि मेरे भारत मेरी मिट्टी है, ये मेरे बाप दादा का मुल्क है। इस मिट्टी के लिए जान दिए और देंगे। हमारे उलेमाओं ने दिया है। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर मेजर उस्मान से लेकर हमारे लाखों उलेमाओं ने चटगांव से लाहौर तक ऐसा कोई दरक नहीं था जहां उलेमाओं ने फांसी का फंदा नहीं चूमा, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फांसी का फंदा चूमा। दारुल देवबंद जो है उसने, उस वहां के उलेमाओं ने, हमारे मुफ्ती उलेमा ने फतवा दिया, हुब्बुल वतनी के लिए बोला, अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया है। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा दिया, तिरंगा हमने दिया। आरएसएस की तरह नहीं, संविधान को नहीं मानने पर सरदार पटेल ने बैन किया आरएसएस को, तिरंगा नहीं मानने पर आरएसएस को बैन किया। गलत बात नहीं, आप 52 साल तिरंगा नहीं मनाया, लेकिन 52 साल करने का कोई हक नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो सेवा भाव से काम करता है, हर परिस्थिति में देश के साथ खड़ा रहता है। अब सरदार पटेल ने बैन किया। सरदार पटेल ने क्यों बैन किया था बताइए? कि आप तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं या नहीं, ये बताइए ना। हम उसका फैसला बैरिस्टर साहब करेंगे। 16 तारीख को सुबह में फैसला जा रहे हैं, विषय आज का ये है। नहीं, वो बताइए कि आप वोट देने जा रहे हैं कि नहीं। सुनिए, 16 तारीख को मैं दावे से कहता हूँ कि तेजस्वी की पार्टी के खुद के विधायक क्रॉस वोटिंग कांग्रेस को तो करेंगे ही करेंगे। ओबीसी की पार्टी क्या करेगी, प्रवक्ता की बातों से लग रहा है। और आरजेडी के खुद भी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। वह गठबंधन अकरम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि राज्यसभा चुनाव में अगर एआईएमआईएम समर्थन आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं एडी सिंह को, उनको समर्थन दे भी देती है, तो भी अतिरिक्त समर्थन की तो जरूरत पड़ने वाली है ना? नहीं, किनकी बात की आपने? एमआईएम ने समर्थन दिया तो अगर समर्थन दे देती है, अभी तो पत्ते नहीं खोले हैं आदिल साहब भी यहाँ भी शो पे भी आके, लेकिन अगर समर्थन दे देती है तो भी एक सीट तो है ना, एक सीट पे तो अभी भी बीएसपी, क्योंकि अभी भी साफ नहीं है बीएसपी का रुख। नहीं, हमारे पास पर्याप्त नंबर है। उसके बाद आप थोड़ा सीट गिन लें, किस पार्टी के पास कितनी सीट है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि हमारे पास पर्याप्त 35 आप लोगों के हैं, 5 एआईएमआईएम का है। साथ आ रहे हैं।
कम्युनिस्ट पार्टियां हमारे साथ में है, माले है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो ये अपने आप में हमारे पास बहुमत है। 35 और सीट ये है। जो भाजपा के या किसी दूसरे दल के जो चाटुकार बोल रहे हैं कि डूबते नाव में सवारी और चढ़ते, अरे उगते सूरज की पूजा आप करते होंगे, हम बिहार के लोग हैं, बिहार में छठ मनाया जाता है, डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, आपको समझ नहीं आएगा, आप अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, आपका विचारधारा अवसरवादी है, आपका व्यक्ति अवसरवादी है, आपका नेता अवसरवादी। इस बार आपके नेता के हाथ छठ नहीं मनाया गया और किसको जाकर के अकरम साहब, का सर्टिफिकेट आपको टेंडर नहीं मिला, आप मत अकरम जी ये बताइए, अकरम जी ये बताइए कि क्या आप पूरे देश को आज डीजल और पेट्रोल की कीमत से जूझना पड़ रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले आप लोग राज्यसभा में तुष्टिकरण की राजनीति चाह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अकरम जी आप ये बताइए, हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलते हैं और देश उसी सिद्धांत के साथ चलेगा। तुष्टिकरण की राजनीति अब इस राज्य में, देश में नहीं चलने वाली। आप कितना भी नाकाम कोशिश कर ले, अरे आपके तेजस्वी यादव तो सीएम शपथ करेगा, डेट भी घोषणा कर रहे थे साहब, 18 को शपथ कर लेने जा रहे हैं, को पता चल चुका है। दिमाग सब देखिए, खाली बताइए किस में होता है, लेकिन हकीकत में तरह बाकी रहिए, कहीं नहीं आप राज्यसभा में 3 में 13 में। जी प्रियदर्शी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष को अतिरिक्त समर्थन की तो जरूरत पड़ेगी, अगर एआईएमआईएम दे भी देती है समर्थन तो 40 सीट की ही बात होगी, एक सीट पर बीएसपी ने अभी तक अपने पत्ते तो खोले नहीं है। बीएसपी ने नहीं खोला है और वहीं पर मामला फंसेगा, वहीं पर मामला फंसेगा। और सेकंड प्रायोरिटी में अगर चीजें चली गई तो फिर वहां भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी एज है, जो कुछ भी कह लें, क्योंकि एक संभावना तो है ना कि क्रॉस वोटिंग की है। आरजेडी के बैठे हुए हैं सैयद साहब, ये बताएं कि ऐसी संभावना है कि नहीं है। इसीलिए तो एडी सिंह को लाया गया है कि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। और क्रॉस वोटिंग को कैसे रोका जाएगा एडी सिंह को पता है, एडी सिंह उस तरीके के हैं। तो संभावना, सबसे बड़ी संभावना ये है कि अभी की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईपी गुप्ता साहब ने कहा है ना, जिसका आदिल साहब नाम ले रहे थे, सैयद साहब नाम ले रहे थे। आदिल साहब ने कहा कि उन्होंने ही मीटिंग कराई एआईएमआईएम की तेजस्वी यादव के साथ। उन्हीं आईपी गुप्ता का विधानसभा में कुछ पत्रकारों से वे बात कर रहे थे विधानसभा परिसर में, तो उन्होंने कहा था कि इस राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है। तो अगर उन्हीं को कोट किया जाए तो ये संभावना, बड़ी संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो मामला इधर से उधर चला जाएगा और बस 2 सीटों की तो बात है। एक भी विधायक इधर से उधर हुआ, नदारद भी हो गया, तो यहाँ से इनके मुट्ठी से मामला निकल जाएगा, महागठबंधन की मुट्ठी फिसल जाएगी। इसीलिए ये अग्नि परीक्षा है। कुछ भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बावजूद समीकरण इस तरीके से नहीं बैठ रहे हैं इनके पाले में कि वो सीट निकाल ले जाए। 5 सीट पर आज की तारीख में एनडीए की बढ़त नजर आ रही है। समीकरण कुछ भी कहते हो, गुणा गणित कुछ भी कहते हो, लेकिन जो खेल है, नॉमिनेशन जिस दिन हो गया, बिहार की राजनीति में राज्यसभा को लेकर के इस तरीके की प्रतिद्वंदता देखने को बहुत कम मिलती है। ये परंपरा बिहार की राजनीति में नहीं थी, लेकिन ये परंपरा की शुरुआत हुई है। तो परंपरा की जब शुरुआत हुई है तो इसीलिए तो शुरुआत हुई है ना कि मामला के इधर से उधर किया जाएगा। देना ही नहीं चाहिए था आरजेडी को, अगर चीजें नहीं हक में बन रही थी, आरजेडी को उम्मीदवार देना ही नहीं चाहिए था। अंतिम दिनों में इन्होंने उम्मीदवार दिया है। कई सारे नाम चल रहे थे, कभी हिना साहब का, कभी एआईएमआईएम कह रही थी कि हम अपना उम्मीदवार देंगे। आदिल साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था कि हम अपना उम्मीदवार देंगे। ये लोग पीछे हटे, तब जाकर के एडी सिंह को लाया गया कि किसी तरीके से इस सीट को निकाला जाए। तो ये कांटे भरी सीट है, इस पर सुलझाना इन लोगों के बस की बाहर की बात है। और अगर यहाँ पर ये नहीं सुलझा पाए तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। एक सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो होगा कि क्या तेजस्वी यादव गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो यह मान लिया जाएगा कि गठबंधन को एकजुट रखने में तेजस्वी यादव कामयाब नहीं हुए। क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले से यह मामला चल रहा है कि महागठबंधन के भीतर चीजें ठीक नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर के देखा गया, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे पर जिस तरीके से विवाद खड़ा हो गया था वह भी देखा गया। फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के भीतर, महागठबंधन के इतिहास में और शायद बिहार की राजनीति के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि गठबंधन के बीच में फ्रेंडली फाइट हुआ। तो क्या ये फ्रेंडली फाइट फिर इस बार करेंगे क्या राज्यसभा के चुनाव में, कि जहां जिसको देना है दे दीजिए भाई, साथ है लेकिन जहां जिसको देना है दे दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है।
तो ये अगर संभावना जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आदिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आदिल साहब। मैम अब देखिए, जो बैरिस्टर संजय ओवैसी साहब फैसला लेते हैं हम लोग तो वही मानेंगे, और हमारा स्टैंड क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। आरजेडी को भी हमने समर्थन नहीं दिया है। हम्म। अब देखिए, हम इंतजार में अपने विधायकों से बात करेंगे, और बैरिस्टर साहब का बात हो रहा है, अब देखिए क्या फैसला होता है। क्योंकि अब इतना एडी सिंह साहब के बारे में हम लोग के ना पार्टी के थे, ना पहली कभी मुलाकात हुई है, ना जानते हैं। वो तो अखबार में पढ़े कि वो अखबार में पढ़ा कि उनका जब नॉमिनेशन हुआ तो अखबार वाले ने उनके बारे में दिखाया। हाँ, ये जानते हैं कि बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ये बात है। और हमने बात अभी भी बोलते हैं कि हमने कहा था कि हमें मौका दिया जाए, लेकिन 10 एमएलए का प्रपोजल चाहिए। हमारे पास 5 ही एमएलए हैं, आईपी गुप्ता साहब और बसपा को भी ले लेते तो नहीं होता। उन्होंने, उनके सामने हमने बात रखी कि भविष्य में आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि आपको 28 में भी और 30 में भी हमारी जरूरत पड़ेगी, एमआईएम की जरूरत पड़ेगी, तो आप मौका हमें दीजिए। हमने तेजस्वी जी को ही बात रखा, उन्होंने बोला ठीक है हम बताएंगे, हमने भी बोला ठीक है हम बताएंगे। हाँ, बात एक पॉजिटिव हुई है क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत की है, हमने उसी शुरुआत की कड़ी में उनको भी अपने यहाँ निमंत्रण दिया है। लेकिन एमआईएम का स्टैंड क्लियर है, जो सीमांचल के साथ इंसाफ करेगा, सीमांचल को उसका हिस्सेदारी देगा, और डिग्निटी से एमआईएम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये हम शुरू से यही बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं ले सकती है। एमआईएम का एक स्टैंड है, एक उसूल है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं सकते। हमें एडी सिंह साहब क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रजामंदी, मेरे एमएलए की रजामंदी और उनसे वार्तालाप, डिग्निटी होगी, से बातचीत होगी, बराबर टेबल पे बात होगी, तभी हम आरजेडी को समर्थन कर सकते हैं। वरना हमारा टेकन फॉर ग्रांटेड ना आरजेडी ले ना कांग्रेस ले, ये क्लियर स्टैंड है। और भाजपा के खिलाफ भी हैं और हम रहेंगे 5वीं सीट पर सहमत का खेल जो है वो जारी है। आगे इजाजत दीजिए जी, हम यहीं पे इस शो को विराम देंगे, क्योंकि राजनीतिक समीकरण जो भी है आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और जिस तरह से चर्चा तेज है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियदर्शी सर आपका, अकरम जी आपका बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका शुक्रिया, और आदिल जी आपका इन तमाम विषयों पर जो भी राय है, इस पूरी बातचीत पे जो भी आपका कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।